हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। कर दीजिए कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो चलें सेशन को शुरू करते हैं। हमारा ये सेशन इन कंटिन्यूशन है फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। तो हमने डिस्कस किए हैं उसके अंदर रिवीजन क्वेश्चन मॉड्यूल बी को लेकर के, और इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। रिवीजन क्वेश्चन मॉड्यूल बी के जितने भी ये क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पास्ट में या तो इनको पूछा जा चुका है या इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ऑलवेज बनी रहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा यूनिट नंबर 10 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, ए ट्रांजैक्शन बाय विच देयर मे बी चेंज ईदर इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट और लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और एसेट और लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो उस ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है वो फेमा के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन फेमा से है। सो फेमा 1999। तो क्या आप बता सकते हैं फेमा का फुल फॉर्म क्या है? सो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फुल फॉर्म ऑफ फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो उसके मुताबिक हम उस ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे जिसके कारण चेंज आती है, किस में इंक्रीज हो जाती है या तो वो वैल्यू या डिक्रीज हो जाती है। किसकी वैल्यू? एसेट की वैल्यू या लायबिलिटी की वैल्यू, वो भी आउटसाइड द कंट्री। सो अगर किसी इंडियन का कोई एसेट है या लायबिलिटी है आउटसाइड द कंट्री, तो जिसके कारण चेंज हो जाती है वैल्यू के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे? या कोई फॉरेनर है उसकी वैल्यू इंडिया में चेंज हो जाती है, तो उस ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? एक्सटर्नल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज डील कहेंगे, कैश कैपिटल फ्लो ट्रांजैक्शन कहेंगे, या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहेंगे। सो कौन सी ट्रांजैक्शन कहा जाएगा? विच ट्रांजैक्शन इट विल बी कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन कहलवाएगी? सो दिस विल बी कॉल्ड विच ट्रांजैक्शन? फ्रेंड्स, ये कहलवाएगी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सो कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या है, अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? किसी इंडियन का एसेट या लायबिलिटी अगर किसी दूसरे कंट्री में लाइक से यूएसए में अगर चेंज होता है, या यूके का कोई सिटीजन है उसका एसेट लायबिलिटी इंडिया में चेंज होता है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू फेमा 1999? तो यहाँ पे हमने बताना है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं फेमा के मुताबिक। कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट। पेमेंट ड्यू विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड डन, अदर बिजनेस सर्विस, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। स्टेटमेंट नंबर 2, पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, remittance for living expenses of parent, spouse, children residing abroad, expenses in connection with foreign travel, education, Medicare of parents, spouse और children। तो यहाँ पे हमारे ये ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के। तो हमने बताना है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हैं। तो ऊपर हमारा क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को लेकर के है, और यहाँ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन है। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो हैं जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कैटेगरी में फॉल नहीं करती, उनको हम कहते हैं करंट अकाउंट। तो इनमें से कौन कौन सी करंट अकाउंट में फॉल करती है देख लेते हैं एक एक करके। पेमेंट विद रिगार्ड टू फॉरेन ट्रेड, या दूसरा कोई बिजनेस है या सर्विस प्रोवाइड की जाती है, या शॉर्ट टर्म बैंकिंग है या क्रेडिट फैसिलिटियाँ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो ये तो डेफिनेटली हमारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के कारण हमें कुछ लेना है या देना है,
लोन्स के ऊपर, या हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी इनकम है, तो ये भी करंट अकाउंट का ही पार्ट है। लिविंग एक्सपेंसेस हमने पे करने पेरेंट्स के, स्पाउस के या चिल्ड्रन के, तो ये रेमिटेंस भी करंट अकाउंट का पार्ट है। नॉट ओनली दैट, इवन स्टडी एक्सपेंसेस अगर बच्चों के हैं तो वो भी। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर, अगर हम कंट्री के बाहर ट्रैवल करते हैं तो, या एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं या मेडिकल केयर करते हैं हम, इनमें से किसी की भी या अपनी, तो ये भी ट्रांजैक्शन हमारी कैपिटल करंट अकाउंट का पार्ट है। तो दिस मीन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आरबीआई कैन अपॉइंट ऑथोराइज्ड पर्सन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथोराइज्ड पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। द सेड ऑथोराइज्ड पर्सन कैन डील इन फॉरेन एक्सचेंज ओनली अकॉर्डिंग टू रूल्स, रेगुलेशंस एंड फ्रेम्ड अंडर एक्ट और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन और ऑर्डर इशूड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो प्रोविजंस हैं कि आरबीआई ही ऑथोराइज्ड पर्सन को अपॉइंट कर सकता है और ऑथोराइज्ड पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज में डील करना, तो इन रूल्स के मुताबिक, रेगुलेशंस के मुताबिक डील करना होगा, या डायरेक्शन या ऑर्डर आरबीआई पास करता है तो उसके मुताबिक डील करना होगा। तो ये प्रोविजंस फेमा या किस एक्ट के प्रोविजंस हैं, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सेक्शन 11 है फेमा 2000 का, सेक्शन 19 है फेमा 1990 का, सेक्शन 15 है फेमा 2005 का, सेक्शन 8 है फेमा 1992 का। तो ये हमने बताना है अथॉराइज्ड पर्सन अपॉइंट करने का ये अथॉरिटी, और फिर अथॉराइज्ड पर्सन उसको क्या क्या मानना होगा, तो ये प्रोविजन इनमें से कहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हमारा आंसर क्या बनता है? व्हाट इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19? सो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए? फ्रेंड, ये फेमा का है सेक्शन नंबर 10, 10 नंबर सेक्शन है फेमा का। सेक्शन 10 में ये प्रोविजन है कि आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो अथॉराइज्ड पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। अथॉराइज्ड पर्सन वो है जो फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करता है। अथॉराइज्ड पर्सन को रूल्स रेगुलेशन जो एक्ट में हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, डायरेक्शन ऑर्डर जो आरबीआई इशू करेगा वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सारे प्रोविजन है इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। इफ एनी पर्सन इज फाउंड टू हैव अक्वायर्ड एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी or immovable property situated outside India, aggregate value exceeding threshold prescribed under section 37 of FEMA, he shall be liable to pay penalty up to how many times of amount involved because of that contravention and confiscation of value equivalent situated in India, the foreign exchange, foreign security or immovable property। अगर किसी पर्सन के पास फॉरेन एक्सचेंज पाई जाती है या फॉरेन सिक्योरिटी पाई जाती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आउटसाइड द कंट्री लोकेटेड है, जिसकी एग्रीगेट वैल्यू उस अमाउंट से ज़्यादा है जो परमिट की जाती है, तो उस केस में उसको पेनल्टी रिकवर हो सकती है। ये पेनल्टी कितने टाइम हो सकती है? उस वैल्यू की, तो जिस वैल्यू की ये फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन सिक्योरिटी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड कंट्री है, तो अगर वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा का अमाउंट है तो उसके ऊपर पेनल्टी है। पेनल्टी कितने टाइम होगा उस अमाउंट का? सो पेनल्टी 1 टाइम यानी इक्वल होगी, पेनल्टी 4 टाइम होगी, पेनल्टी 2 टाइम होगी या पेनल्टी 3 टाइम्स होगी। तो हमने बतानी है वो पेनल्टी कितनी इम्पोज हो सकती है अगर ऐसा पाया गया तो। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20? क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ये पेनल्टी 3 टाइम्स तक हो सकती है, 3 गुना हो सकती है, तो ऑप्शन डी। तो अगर उसकी वैल्यू डिटरमिन कर ली गई है तो ये उसके 3 गुना तक हो सकती है। 21, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट यानी ईडी
and other officer of enforcement not below which rank can investigate contravention of provision of FEMA. FEMA का अगर उल्लंघन हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए किस रैंक का ऑफिसर होगा, तो ये हमने बताना है। तो ये ऑफिसर होगा डिप्टी डायरेक्टर के रैंक का, असिस्टेंट डायरेक्टर के रैंक का, डायरेक्टर जनरल के रैंक का या चीफ ऑफिसर के रैंक का, जो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो इसका रोल केवल इन्वेस्टिगेशन करना है। तो इन्वेस्टिगेट करने का राइट फेमा में किसको दिया हुआ है, वो किस रैंक का ऑफिसर होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 के पर्पस के 21 के पर्पस के लिए ये ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर कम से कम होना चाहिए, नॉट बिलो असिस्टेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर फेमा 1999 प्रोविजंस अथोराइज्ड ऑफिसर प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सीज प्रॉपर्टी को छीन सकता है विद इन इंडिया सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। द ऑर्डर ऑफ सेजर, तो ये जो छीनने का ऑर्डर होगा, इट शैल बी प्लेस्ड बिफोर कंपिटेंट अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ विद इन पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज। तो अगर अथोराइज्ड ऑफिसर प्रॉपर्टी को सीज करता है, इंडिया में जो सिचुएटेड प्रॉपर्टी है अंडर फेमा, तो उसको ये मैटर किसके सामने प्लेस करना होगा, कंपिटेंट अथॉरिटी के। वो कंपिटेंट अथॉरिटी किस रैंक की होगी, दैट इज नंबर 1। सेकेंडली, ये इंफॉर्मेशन कितने पीरियड में प्लेस करनी होगी बिफोर दैट अथॉरिटी, डेट ऑफ सीजर से। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। ये डिप्टी सेक्रेटरी होंगे ऑफिसर, 15 दिन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, 30 डेज के अंदर ये इन्फॉर्मेशन प्लेस करनी होगी। ये अंडर सेक्रेटरी होंगे, 20 डेज के अंदर इसको प्लेस करना होगा। ये डायरेक्टर होंगे, 25 डेज के अंदर ये इन्फॉर्मेशन को प्लेस करना होगा। तो ये एक नहीं वर्चुअली 2 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर क्या बनता है, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। So what is the answer here for question number 22? Question 22, what is the answer? So question 22 के लिए आंसर हमारा बनता है, ये अथॉरिटी होनी चाहिए कम से कम ज्वाइंट डायरेक्टर, नॉट बिलो ज्वाइंट डायरेक्टर। और 30 दिन का ये पीरियड है जिस पीरियड में उस अथॉराइज्ड ऑफिसर को वो रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होगी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाता है। तो ज्वाइंट डायरेक्टर को ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम शुरू कर रहे हैं। ए पेमेंट सिस्टम इन विच ईच सेटलमेंट ऑफ फंड्स और सिक्योरिटीज अकर्स ऑन बेस ऑफ सेपरेट और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। तो ये हमारा चैप्टर है PSS एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट। ए पेमेंट सिस्टम जिसमें हर एक सेटलमेंट फंड्स का या सिक्योरिटीज का सेपरेटली होता है या इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के बेसिस के ऊपर होता है, उस प्रकार के पेमेंट सिस्टम को हम क्या कहते हैं। तो इट इज नोन एज नेट सेटलमेंट, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव सेटलमेंट, इट इज कॉल्ड ग्रॉस सेटलमेंट, या इसको हम कहते हैं बल्क सेटलमेंट। तो इसको क्या कहा जाता है, व्हाट इट इज नोन एज। तो इट इज नोन एज व्हाट, तो क्या कहा जाएगा इसको, इस प्रकार की सेटलमेंट को हम कहते हैं ग्रॉस सेटलमेंट। सो ग्रॉस सेटलमेंट के अंदर बंचिंग नहीं किया जाता, हर एक ट्रांजैक्शन को अलग से
प्रोसेस किया जाता है, सेटल किया जाता है। नेट सेटलमेंट के अंदर बंचिंग किया जाता है। सो ग्रॉस सेटलमेंट की एग्जांपल हमारी है आरटीजीएस, और नेट सेटलमेंट का हमारा एग्जांपल है एनईएफटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड वर्किंग अंडर आरबीआई कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। पीएसएस एक्ट के मुताबिक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट है वो। तो इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं? गवर्नर आरबीआई, वो होंगे चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे आरबीआई के जो इंचार्ज हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के, वो मेंबर होंगे एक्स ऑफिशियो। वन ऑफिसर होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो उनको सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करेगा, वो मेंबर होंगे एक्स ऑफिशियो। एंड 3 और पर्सन होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर के तौर के ऊपर नॉमिनेट करती है। तो 3 लोग ये हैं आरबीआई के और 3 लोग ये हैं, तो टोटल 6 लोग हुए। तो हमने बताना है इनमें से कौन कौन से वो लोग हैं, ये हमारे आंसर हमने प्रोवाइड करना है, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो बताएंगे इनमें कौन कौन से लोग होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 24, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के ऊपर मेंबर कौन कौन से लोग होंगे। क्वेश्चन 24, who shall be the members? सो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर्स होंगे। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के ऊपर आरबीआई के गवर्नर वो चेयरपर्सन होंगे, ये तो बात एकदम सही है। आरबीआई के वो ईडी जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को देखते हैं वो मेंबर होंगे एक्स ऑफिशियो। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। सो इट इज नॉट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सो इट इज डेप्टी गवर्नर। तो ये यहाँ पे इसमें सही नहीं बनता। वन ऑफिसर ऑफ आरबीआई जिसको आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड अपॉइंट करेगा, तो ये भी होंगे। 3 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, वो मेंबर्स होंगे, तो ये भी करेक्ट है। सो 1, 3, 4 करेक्ट है। तो अगर ये करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन बनेगा हमारा दिस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो इट इज अ डिप्टी गवर्नर इंस्टेड ऑफ ईडी फॉर दिस क्वेश्चन। According to Section 7, subsection 1 of Payment and Settlement System Act, RBI may, if satisfied after an inquiry or otherwise, that application is complete in all respects and that it conforms to provisions of the Act and the regulation, issue authorization for operating payment system under the Act having regard to following consideration. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अगर पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने का एप्लीकेशन किसी पार्टी का आता है, तो इस सेक्शन के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटिस्फाइड है या वो इंक्वायरी करता है और उसके बाद उसको लगता है कि एप्लीकेशन कंप्लीट है और एप्लीकेशन कंप्लाई करती है सभी प्रोविजंस को, तो वो अथॉराइजेशन इशू करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये अथॉराइजेशन प्रोवाइड करते समय किन फैक्टर्स को कंसिडर करता है, तो कौन कौन से इश्यूज उसके सामने होते हैं जिसके बारे में वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। नीड फॉर प्रपोज्ड पेमेंट सिस्टम और सर्विस प्रपोज टू बी अंडरटेकन, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और डिजाइन ऑफ द प्रपोज्ड पेमेंट सिस्टम, मैनर इन विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स में बी अफेक्टेड विद इन द पेमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेटस, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इंटेग्रिटी ऑफ द एप्लीकेंट। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आप को इन सभी के बारे में किस किस के बारे में सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारे 4 स्टेटमेंट है। हमने बताना है इनमें से आरबीआई किन किन को कंसिडर करता है, 1, 2, 3, 4 सभी को, या 1, 2, 3 ओनली को, या 2, 3, 4 ओनली को, या 1, 3, 4 ओनली को। सो क्या हमारा ऑप्शन आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए? व्हाट इज अवर आंसर? एग्जामिन करिए सभी को एक एक करके।
तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंसिडरेशन आरबीआई के सामने है। उस प्रपोज्ड पेमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्या है, तो ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्टनली कंसिडर करता है। उस प्रपोज्ड पेमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड्स क्या है या उसका डिज़ाइन क्या है, इसको भी आरबीआई कंसिडर करता है। उस सिस्टम में फंड्स की ट्रांसफ़र कैसे की जाएगी, मैनर क्या रहेगा उसका, ये भी आरबीआई देखता है। उस पार्टी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनका मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस क्या है, या उसकी जो इंटेग्रिटी है पार्टी की वो कैसी है, ये भी कंसिडर करता है। तो अगर इन सारों को हम करेक्ट लेते हैं तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द अथोराइजेशन गिवन अंडर PSS एक्ट मे बी रिवोक्ड बाय आरबीआई एट एनी टाइम। जो अथोराइजेशन आरबीआई ने दी, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा, तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी कैंसिल कर सकता है। द एग्रीव्ड सर्विस प्रोवाइडर में अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जिस पार्टी का ये लाइसेंस कैंसिल किया गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकती है अगेंस्ट दिस ऑर्डर ऑफ आरबीआई। वो कितने दिनों में जाएगी फ्रॉम डेट ऑफ दैट ऑर्डर, तो एक तो हमने ये बताना है। और सेकेंडली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेगी, तो वो डिस्पोजल कितने दिन में हो जाना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कोशिश करेगी। और तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिसीजन फाइनल डिसीजन माना जाएगा अपील के। तो हमने यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो 45 डेज होगा, 1 मंथ होगा, 60 डेज होगा, 2 मंथ्स होगा, 30 डेज होगा, 3 मंथ्स होगा, या 90 डेज होगा, 2 मंथ्स होगा। ये हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीजन के अगेंस्ट जो अपील है, तो उसका पीरियड कितना होगा अपील करने का, और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टाइम लेगी उसको डिसाइड करने में। तो ये 2 क्वेश्चन को हमने आंसर करना है। तो एक बार फिर से वो ऐसा ही क्वेश्चन ये बन सकता है जो विदाउट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाने हैं पेपर के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 26। तो क्या आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 में ये पीरियड उसको मिलेगा, उस पार्टी को 30 डेज। सो 30 दिन का पीरियड मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम मिलेगा 3 महीने का, कि वो कोशिश करेगी उस पीरियड में वो डिस्पोजल कर दे। तो ऑप्शन हमारा रहा यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 PSS एक्ट, नो सिस्टम प्रोवाइडर शैल कॉज एनी चेंज इन द सिस्टम विच वुड अफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पेमेंट सिस्टम विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई एंड गिविंग नोटिस नॉट लेस देन हाउ मेनी डेज टू द सिस्टम पार्टिसिपेंट्स आफ्टर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर किसी पर्सन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम ऑपरेट करने की परमिशन दी, तो सेक्शन 11 क्या कहता है, उसमें कोई चेंज नहीं की जाएगी जब तक आरबीआई से उसकी अप्रूवल नहीं ली जाए, और साथ में जो लोग उस सिस्टम को यूज करते हैं उनको नोटिस ना दिया जाए। नोटिस का पीरियड क्या रहेगा ये हमने बताना है। तो जो नोटिस दिया जाएगा वो नोटिस कितने पीरियड से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 15 दिन से कम नहीं होगा, ये 20 दिन से कम नहीं होगा, ये 25 दिन से कम नहीं होगा, या 30 दिन से कम नहीं होगा। हमने बताना नोटिस पीरियड टू द पार्टिसिपेंट्स जो उस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26। सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। केयरफुली रीड करिए और आंसर को प्रोवाइड करिए। क्वेश्चन 26 का आंसर क्या रहेगा। तो यहां पे जो आंसर रहेगा वो पीरियड रहेगा 30 दिनों का, यानी नोटिस पीरियड रीजनेबल पीरियड का है ये 30 दिन, इसमें रीजनेबल माना गया है। सो इट शुड बी ए नोटिस ऑफ एटलीस्ट 30 डेज, कम से कम 30 दिन। ये मीन्स 30 दिन से ज्यादा का हो सकता है पार्टिसिपेंट को जो नोटिस है चेंज इफेक्ट होने के लिए। Next question. Any officer of RBI duly authorized by it in writing in this behalf may for ensuring compliance with provisions of FEMA। तो यहाँ पे हम
फेमा की नहीं, सॉरी, PSS एक्ट की बात कर रहे हैं। और एनी रेगुलेशन एंटर एनी प्रेमिसेस वेयर ए पेमेंट सिस्टम इज बीइंग ऑपरेटेड एंड मे इंस्पेक्ट एनी इक्विपमेंट including any computer system or other document situated at that premises, and call upon any employee of such system provider or participant thereof or any other person working in such premises to furnish such information or document as may be required by such officer. So these provisions are according to which section? तो question क्या कहता है? अगर RBI अपने किसी ऑफिसर को ऑथोराइज्ड करता है राइटिंग के अंदर कि ये चेक करने के लिए कि एक्ट के जो प्रोविजन है वो कंप्लाई कर रहा है पेमेंट सिस्टम या रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रहा है, तो वो ऑफिसर एंटर कर सकता है उस प्रीमिसेस में जहाँ पे वो पेमेंट सिस्टम लोकेटेड ऑपरेट हो रहा है, और उसके इक्विपमेंट को वो चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कंप्यूटर सिस्टम को वो चेक कर सकता है, किसी भी एम्प्लॉय को वो बुला सकता है या पार्टिसिपेंट को बुला सकता है या किसी भी दूसरे पर्सन को जहां काम कर रहा है उसको बुला सकता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे, जैसा उस ऑफिसर को लगता है कि वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे। तो ये प्रोविजन PSS एक्ट में कहाँ पे लिखे गए हैं? तो एक बार फिर से हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है विदाउट ऑप्शन वाला क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर करना है, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 11 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 18 है या सेक्शन 22 है? सो हमने बताना है उस सेक्शन का नंबर, तो जहां उस ऑफिसर को ये सारी पावर्स दी हुई हैं। सो क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट शैल बी आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28? फ्रेंड, ये सेक्शन हमारा बनता है नंबर 14। सो नंबर 14 में उस ऑथोराइज्ड ऑफिसर को ये सारी पावर्स जो हमने यहाँ पे देखी हैं वो पावर्स दी हैं इस एक्ट ने। अंडर PSS एक्ट, इफ RBI मेक्स एनी रेगुलेशन it shall be forwarded to central government for placing copy of the same before each house of parliament while it is in session for a total period of how many days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions. अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई रेगुलेशन बनाता है PSS एक्ट के अंदर तो उसे ये फॉरवर्ड कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको किसको फॉरवर्ड कर देगी, किसके प्लेस कर देगी? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में वो प्लेस कर देगी। लेकिन ये ध्यान रखना है पार्लियामेंट हाउस के ये दोनों सेशंस टोटल कितने दिनों के लिए उस समय वो सेशन कर रहे होंगे, जिसमें वो 1 सेशन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा सेशंस भी हो सकते हैं। तो हमने बताना है टोटल पीरियड उस सेशन का कितना होगा जिसमें इनको प्लेस करना होगा। तो ये पीरियड होगा 15 डेज का, ये पीरियड होगा 20 डेज का, ये पीरियड होगा 25 डेज का, ये पीरियड होगा 30 डेज का। तो पार्लियामेंट शुड बी इन सेशन, और वो सेशन एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और सक्सेसिव भी हो सकता है। तो RBI के द्वारा पास किया ये रेगुलेशन संसद के दोनों ही सदनों में प्लेस करना होगा। तो ये 30 डेज का पीरियड है जिसमें पार्लियामेंट की बैठक चल रही हो। तो यहाँ पे पार्लियामेंट की बैठक का पीरियड है, ये RBI कितने पीरियड में देगा वो क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को शुरू कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58A, ए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड or to be advanced by way of loan, existing or future debt, or performance of an enlargement which may give rise to a pecuniary liability is known as। पहले क्वेश्चन को एकदम केयरफुली अंडरस्टैंड किया जाए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ये सेक्शन 58A, इसके मुताबिक अगर किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जाए, किस पर्पस के लिए? मनी को जो लोन दिया उसको सिक्योर करने के लिए, या जो लोन देना है उसको सिक्योर करने के लिए,
या किसी एग्जिस्टिंग लोन को या फ्यूचर लोन को सिक्योर करने के लिए या किसी परफॉर्मेंस को एंगेज करने के लिए जिसके कारण पेक्यूनियरी लायबिलिटी अराइज हो जाए, तो हम उस ट्रांजैक्शन को, उस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? सो उस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को हम कहते हैं प्लेज, उसको हम कहते हैं लियन, उसको हम कहते हैं हाइपोथिकेशन, उसको हम कहते हैं मॉर्टगेज। तो क्या कहा जाता है उस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को? सो दैट इज द क्वेश्चन। सो दैट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज तो उस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को हम कहते हैं मॉर्टगेज। तो मॉर्टगेज क्या है? मॉर्टगेज है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। किस पर्पस के लिए? लोन को सिक्योर करने के लिए। लोन प्रेजेंट लोन भी हो सकता है, लोन फ्यूचर का लोन भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग या फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आंसर हमारा बनता है डी। Without delivering possession of mortgage property, the mortgager binds himself personally to pay mortgage money and agrees expressly or impliedly that in the event of his failing to pay according to the contract, the mortgagee shall have the right to cause the mortgage property to be sold by a decree of court in a suit, and proceeds of the sale to be applied so far as may be necessary in payment of the mortgage money. आउट ऑफ 6 मॉर्गेजेस हम यहाँ पे किस मॉर्गेज की डेफिनेशन को देख रहे हैं? सो 6 तरह के मॉर्गेजेस हैं, तो इनमें ये वाला डेफिनेशन किस मॉर्गेज का है? तो इसके फीचर्स को एक बार फिर से देख लिया जाए। सो इस मॉर्गेज में पोजेशन डिलीवर नहीं किया जाता मॉर्गेजर के द्वारा टू द मॉर्गेजी, लेकिन मॉर्गेजर अपने आप को बाइंड करता है पर्सनली कि वो मॉर्गेज मनी को पे करेगा, और अगर वो पे नहीं करता तो जो मॉर्गेजी है वो कोर्ट में जा सकता है सूट फाइल करके और डिक्री ले सकता है फॉर सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और सिर्फ मिलने वाले पैसे को वो मॉर्गेज मनी मींस लोन को ही एडजस्ट कर सकता है। तो ये जो फीचर है, हम किस मॉर्गेज की बात कर रहे हैं आउट ऑफ दोज 6? तो ये मॉर्गेज इक्विटेबल मॉर्गेज का फीचर है, रजिस्टर्ड मॉर्गेज का फीचर है, यूयू फ्रैक्चरी मॉर्गेज का फीचर है, या सिंपल मॉर्गेज का फीचर है। तो हमने बताना है ये किस मॉर्गेज का फीचर है। क्वेश्चन नंबर 31। सो दिस इज फीचर ऑफ विच मॉर्गेज? तो क्या आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए? सो दिस इज फीचर ऑफ विच मॉर्गेज? फ्रेंड, ये जो सारा फीचर है ये बनता है सिंपल मॉर्गेज का फीचर। तो इट इज फीचर ऑफ सिंपल मॉर्गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सिंपल मॉर्गेज रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन विद सब रजिस्ट्रार। अगर सिंपल मॉर्गेज किया जाए तो उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, किसके साथ? सब रजिस्ट्रार के साथ। लेकिन सभी केसेस में नहीं। अगर मॉर्गेज की जो वैल्यू है, मॉर्गेज मनी की वैल्यू एक पर्टिकुलर अमाउंट या उससे ज़्यादा हो, तो हमने बताना है रजिस्ट्रेशन के लिए ये मैंडेटरी कब बन जाता है? जब उस मॉर्गेज मनी मींस लोन की वैल्यू इस अमाउंट या इससे ऊपर हो। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं 50 रुपीज़, 75 रुपीज़, 100 रुपीज़ या 125 रुपीज़। तो आज हमें ये बहुत छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन जब इस एक्ट को बनाया गया था 1882 के अंदर, तो तब ये अमाउंट काफ़ी बड़े रहे होंगे, लेकिन इसको चेंज नहीं किया गया। सो सिंपल मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन चाहिए सब रजिस्ट्रार के साथ अगर लोन का अमाउंट इनमें से किस अमाउंट के बराबर या उसको ज़्यादा हो, एक्सीड करता हो। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्या आंसर बनता है 32 के लिए? सो 32 के लिए हमारा आंसर बनता है 100 रुपीज़ या उससे ऊपर। दिस इज द ऑप्शन आंसर। Which of the following is an essential feature of mortgage by conditional sale?
तो 6 मॉर्गेजेस के अंदर एक मॉर्गेज होती है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो यहाँ कंडीशनल सेल की मॉर्गेज के कुछ फीचर्स हम पढ़ेंगे, तो हमने बताना है उनमें से कौन से वो फीचर्स हैं। सेल इज ऑस्टेंसिबल और नॉट रियल। इफ मनी इज नॉट रिपेड on the agreed date, ostensible sale will become absolute upon mortgagee getting court decree. Mortgager in such case loses his right to redeem the property. Mortgagee can sue for sale of property but not for foreclosure. हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 सारे के सारे फीचर करेक्ट हैं, 1 2 3 ओनली करेक्ट हैं, 2 3 4 ओनली करेक्ट हैं या 1 3 4 ओनली करेक्ट हैं। तो हमने बताना इनमें से करेक्ट फीचर कौन कौन से हैं, क्या सारे के सारे करेक्ट हैं या इनमें से कुछ करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33? तो चलिए इन ऑप्शन को एक एक करके एग्जामिन कर लेते हैं। सेल इज ऑस्टेंसिबल एंड नॉट रियल। सो सेल जो है वो केवल दिखावे की है, असल की सेल वो नहीं है, असल में वो मॉर्टगेज है। तो दिस इज करेक्ट फीचर। इफ मनी इज नॉट रिपेड ऑन एग्रीड डेट, तो जो दिखावे की सेल है ऑस्टेंसिबल सेल है वो एक्चुअल सेल बन जाएगी और उसके लिए मॉर्टगेजी को कोर्ट से डिक्री लेना होगा। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मॉर्टगेजर इन सच केस लूजेज हिज राइट टू रिडीम हिज प्रॉपर्टी। तो इस केस में नंबर 2 अगर हैपन होता है तो मॉर्टगेजर के पास जो राइट है लोन को रीपे करने का और प्रॉपर्टी वापस लेने का, वो राइट उसका खत्म हो जाएगा। तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। मॉर्टगेजी कैन सू फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी बट नॉट फॉर फोरक्लोजर। तो ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। तो जो मॉर्टगेजी है तो वो फोरक्लोजर के लिए तो कोर्ट में जा सकता है लेकिन वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए नहीं जा सकता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। तो इस केस में हमारा 1 2 3, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं। तो मॉर्टगेजी कैन सू फॉर फोरक्लोजर बट नॉट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। In which type of mortgage the mortgagee gets possession of the property and recovers the money from income of the property? ये जो डिफरेंट टाइप की मॉर्टगेजेस हैं इसमें से वो कौन सी मॉर्टगेज है जिसमें मॉर्टगेजी को पोजेशन मिल जाता है प्रॉपर्टी का और वहीं से वो अपनी रिकवरी करता है, जो प्रॉपर्टी इनकम है वहीं से अपने लोन को वो रिकवर करता है। सो यहाँ पे ये रजिस्टर्ड मॉर्टगेज है, यूयू फ्रैक्चरी मॉर्टगेज है, सिंपल मॉर्टगेज है या ये इक्विटेबल मॉर्टगेज है। तो कौन सी वो मॉर्टगेज है जिसमें रिकवरी इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसको पोजेशन मिल गया है मॉर्टगेजी को ऑफ दैट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34? सो ये हमारी यूयू फ्रैक्चरी मॉर्टगेज है। यूयू फ्रैक्चरी मॉर्टगेज के अंदर सो जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो मॉर्टगेजी को दे दिया जाता है और जो बोरर है उसको लोन देने की जरूरत नहीं होती। तो लोन कहाँ से रिकवर होता है? प्रॉपर्टी ऑफ इनकम से रिकवर होता है। Mortgaged property is absolutely transferred to the mortgagee in which type of mortgage? जो mortgage property है वो absolutely transfer कर दी जाती है। ये कौन सी mortgage है? और साथ में प्रोविजन कर दिया जाता है that mortgagee will retransfer it to the mortgager upon payment of the mortgage money as agreed। तो साथ में ये भी प्रोविजन किया जाएगा कि mortgagee उस प्रॉपर्टी को रीट्रांसफर कर देगा अगर मॉर्टगेजर ने वो लोन पे कर दिया तब। तो यहाँ पे हम किस मॉर्टगेज की बात कर रहे हैं? सो दिस इज विच मॉर्टगेज? इक्विटेबल मॉर्टगेज है, इंग्लिश मॉर्टगेज है, यूयू फ्रैक्चरी मॉर्टगेज है या रजिस्टर्ड मॉर्टगेज है? तो विच मॉर्टगेज इट इज? क्वेश्चन नंबर 35। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35? तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 35 का? तो ये मॉर्टगेज है हमारी इंग्लिश मॉर्टगेज। तो इंग्लिश मॉर्टगेज में जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यूयू फ्रैक्चरी मॉर्टगेज में
पोजेशन दे दिया जाता है प्रॉपर्टी का, लेकिन जो इंग्लिश मॉर्गेज है इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉपर्टी को इन द फेवर ऑफ मॉर्गेजी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज इज स्टेटेड करेक्टली। तो इक्विटेबल मॉर्गेज के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं, उनमें से कौन सा फीचर लगता है कि वो करेक्ट फीचर स्टेट किया गया है। इट कैन बी क्रिएटेड इन प्लेसेस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद द मॉर्गेजी। इट इज क्रिएटेड एट ए लोकेशन वेयर प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। इफ टाइटल डीड्स आर रीडिलीवर्ड टू बोरोर द मॉर्गेज गेट्स रिडीम्ड। तो ये हमारी 4 स्टेटमेंट हैं जो हमें चेक करनी है कि इनमें से कौन सा फीचर करेक्ट है, और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स बनेंगे। तो सभी स्टेटमेंट्स को एक बार रीड कर लीजिए केयरफुली और फिर देखिए कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इट कैन बी क्रिएटेड इन प्लेसेस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो गलत ऑप्शन हमारा हो जाता है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, ये नोटिफिकेशन करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। इट इज क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद द मॉर्गेजी। तो मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करवा दिए जाते हैं, उसी से ये क्रिएट होता है, ये करेक्ट वन है। इट इज क्रिएटेड ऑन ए लोकेशन वेयर प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। तो अगर ये प्रॉपर्टी लेटस से लखनऊ में लोकेटेड है तो लखनऊ में ही इसको क्रिएट किया जाएगा, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये कहीं पे भी क्रिएट हो सकती है। तो इफ टाइटल डीड्स आर रीडिलीवर्ड टू बोरोर द मॉर्गेजी गेट्स रिडीम्ड। तो अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रीडिलीवर कर दिए जाते हैं बोरोर को तो मॉर्गेज समाप्त हो गई मान ली जाती है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा ऑप्शन 2 और 4 वाला करेक्ट बनेगा, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, विच मॉर्गेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉर्गेजेस एंड इट इज नेगेटिवली डिफाइंड। तो कौन सी वो मॉर्गेज है जिसको नेगेटिवली डिफाइन किया गया है, और ये एक नहीं, ये 2 मॉर्गेजेस का कॉम्बिनेशन होती है। यूफ्रैक्चरी मॉर्गेज है, ये इक्विटेबल मॉर्गेज है, ये एनॉमलस मॉर्गेज है, ये रजिस्टर्ड मॉर्गेज है। तो कौन सी वो मॉर्गेज है जो ये फीचर्स को लेके चलती है। एक उसको नेगेटिवली डिफाइन किया गया है, दूसरा उसमें 2 मॉर्गेजेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये मॉर्गेज होती है हमारी एनॉमलस मॉर्गेज। तो ये नेगेटिवली क्यों डिफाइंड है, क्योंकि एनॉमलस मॉर्गेज की कोई डेफिनेशन नहीं है। इसको डिफाइन कैसे किया गया है, एनी मॉर्गेज विच इज नॉट आउट ऑफ 5। तो 5 मॉर्गेजेस का नाम दिया है, उनमें से अगर कोई मॉर्गेज नहीं है तो उस मॉर्गेज को हम कहेंगे एनॉमलस मॉर्गेज। तो अगर कोई मॉर्गेज सिंपल मॉर्गेज भी नहीं है, अगर वो कंडीशनल सेल का मॉर्गेज नहीं है, अगर वो यूफ्रैक्चरी मॉर्गेज नहीं है, अगर वो इंग्लिश मॉर्गेज नहीं है, अगर वो इक्विटेबल मॉर्गेज नहीं है, तो उसको हम कहेंगे एनॉमलस मॉर्गेज। तो अगर इनमें नहीं है कोई तो ये हो गया हमारा नेगेटिव डेफिनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर चलते हैं। सिंपल मॉर्गेज ऑफ सेम प्रॉपर्टी वाज क्रिएटेड बाय बी इन फेवर ऑफ बैंक Z ऑन अगस्त 22, बैंक Y on August 31. It was registered with sub-registrar on September 28 and September 12 respectively. Which bank will get priority? तो देख लेते हैं, बैंक Z के केस में क्रिएशन हुआ अगस्त 22 को, बैंक B के केस में क्रिएट हुआ अगस्त 31 को। इसका जो रजिस्ट्रेशन है बैंक Z के केस में 28 को हुआ और बैंक Y के केस में सितंबर 12 को हो गया। तो हमें बताना है प्रायोरिटी किस बैंक को मिलेगी। बैंक Y को प्रायोरिटी मिल जाएगी, बैंक Z को प्रायोरिटी मिल जाएगी, दोनों का इक्वल राइट होगा या ये लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमने बताना है आंसर क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 38 का।
सो अगर हम इसको केयरफुली देख रहे हैं तो एक बैंक के केस में क्रिएशन पहले हुई, रजिस्ट्रेशन बाद में हुई, और दूसरे बैंक के केस में क्रिएशन बाद में हुई और रजिस्ट्रेशन पहले हुई। तो हमने बताना है प्रायोरिटी किसको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 38। तो बेसिकली हमने इसका रूल फॉलो कर लेना है, और रूल क्या कहता है, अगर रूल हमें पता हो तो आंसर बड़ी क्विकली हम दे सकते हैं। रूल कहता है कि अगर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाए तो उस केस में प्रायोरिटी के लिए हमने रजिस्ट्रेशन की डेट को नहीं लेना, हमने क्रिएशन की डेट को लेना है। क्रिएशन मीन डॉक्यूमेंट की डेट। तो इस केस में दोनों ही रजिस्टर हो चुकी हैं, यानी ये कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। तो इस केस में हमें रजिस्ट्रेशन की डेट को नहीं लेना है। तो हमने कौन सी डेट को लेना है? क्रिएशन की डेट को लेना है। और क्रिएशन की डेट किसकी पहले? बैंक जेड की पहले है, इसलिए हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है इन द फॉर्म ऑफ मैच पॉइंट्स। मैच द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग सूट इन केस ऑफ मॉर्गेज। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन पीरियड्स दिए गए हैं और इनको हमने मैच करना है इस ट्रांजैक्शन के साथ। तो ये पीरियड और ये ट्रांजैक्शन को हमने दोनों को मैच करना है, और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो मैच द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग सूट इन केस ऑफ मॉर्गेज। सूट फाइल करने के लिए हमारे पास जो टाइम अवेलेबल होता है तो उसको हम कहते हैं लिमिटेशन पीरियड। और यहाँ पे 3 अलग अलग लिमिटेशन पीरियड दिए गए हैं। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर इनमें से लोकेट करते हैं। फर्स्ट, लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग सूट इन केस ऑफ पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द मॉर्गेजर। तो अगर मॉर्गेजर पर्सनली लायबल है, लेट अस से बी ने एक होम लोन लिया बैंक से, अगर उसकी पर्सनल लायबिलिटी के बेसिस के ऊपर ये सूट फाइल करना हो, मॉर्गेज प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं, पर्सनल लायबिलिटी के अगेंस्ट, यानी इसके अगेंस्ट पर्सनली अगर सूट फाइल करना है तो फिर उसका लिमिटेशन पीरियड कितना होगा। तो यहाँ से हमने आंसर को पिकअप करना है। तो पर्सनल लायबिलिटी के लिए ये पीरियड होता है 3 साल का। तो यानी यहाँ पे हमारा आंसर बन गया नंबर 2। लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग सूट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी मॉर्गेज। अगर वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है उसके अगेंस्ट हमने सूट फाइल करना है, यानी होम लोन में होम को, हाउस को मॉर्गेज किया है। सो हाउस के अगेंस्ट हमने सूट अगर फाइल करना है, इसको बेच के रिकवरी करनी है, तो फिर ये पीरियड अवेलेबल होता है 12 ईयर्स का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 बन गया। और अगर हमने फोर क्लोजर करना है, तो जैसे कंडीशनल सेल के अंदर फोर क्लोजर का सिचुएशन आता है, तो उसके लिए पीरियड होता है 30 ईयर्स का। तो ये हमारा बन गया नंबर 1। तो इसको सामने रखते हुए ये हमारा ऑप्शन आंसर बना। तो 1 के लिए नंबर 2, 2 के लिए नंबर 3 एंड 3 के लिए नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40। ए ओज बी। ए ने बी को देना है अमंग अदर डेट 15,000 रुपीज अपॉन ए प्रमिजरी नोट। तो एक प्रमिजरी नोट है जिसके बेसिस के ऊपर ए ने बी को ये पैसा देना है, विच फॉल्स ड्यू ऑन 1 जून। ही ओज बी नो अदर डेट ऑफ सेम अमाउंट। उसी अमाउंट का और कोई डेट नहीं है जो ए ने बी को देना है। ऑन 1 जून ए पेज ₹15,000 टू बी। 1 जून को ए 15,000 रुपये पे कर देता है बी को। पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज ऑफ द प्रमिजरी नोट। तो ये पेमेंट यूज कैसे की जाएगी इस प्रमिजरी नोट को पे करने के लिए? दिस इज बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ विच एक्ट। तो ये जो रूल बना है कि उस पेमेंट को इस प्रमिजरी नोट के लिए यूज किया जाएगा, किसी और लोन के लिए नहीं, उसी अमाउंट का और कोई लोन नहीं। तो दिस मीन बी ने ए को कई लोन दिए हैं और उसमें एक लोन है प्रमिजरी नोट का 15,000 का। ए 15,000 ड्यू डेट को देता है बी को, उतना ही अमाउंट जो प्रमिजरी नोट का है। तो इस अमाउंट को किसी और लोन के लिए नहीं, प्रमिजरी नोट को डिस्चार्ज करने के लिए ये यूज किया जाएगा। तो ये जो यूज किया जाएगा तो ये किस सेक्शन के ऊपर बेस्ड है और किस एक्ट के अंदर ये मेंशन्ड है?
तो हमने बताना है सेक्शन का नंबर और उस एक्ट का नाम। फ्रेंड, ये एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा सेक्शन 55 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, या सेक्शन 58 एनआई एक्ट का है, या सेक्शन 60 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, या 65 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। फ्रेंड, ये प्रोविजन है सेक्शन 60 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अगर कोई बोरोर बैंक को पैसा देता है और एक स्पेसिफिक लोन को रिपे करने के लिए देता है तो उसी लोन के लिए वो यूज होगा। तो हमारा आंसर इसीलिए ये सेक्शन 60 बना। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेयर नीदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट इन ऑर्डर ऑफ टाइम वेदर दे आर or not barred by law in force for the time being as to limitation of suits. If debts are of equal standing, payment shall be applied in discharge of each proportionally. It corroborates which principle? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का वो कौन सा सेक्शन है जिसमें क्या प्रोवाइडेड है? ए ने बी से लोन लिया और इसमें ए पेमेंट करता है, लेकिन पेमेंट करते समय ये बताता नहीं कि पेमेंट किस अकाउंट में जाए और बी उस पेमेंट को यूज नहीं करता है, तो उस केस में क्या माना जाएगा कि पेमेंट ऑर्डर ऑफ टाइम के डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा। इसी तरह का एक प्रिंसिपल एक कोर्ट जजमेंट में भी बनता है। हमने बताना है वो प्रिंसिपल किस रूल को कॉर्पोरेट करता है। तो ये सेक्शन है 55 क्लेटन केस का ये रूल है। ये सेक्शन है 58 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये प्रोविजन है। ये सेक्शन 61 है और क्लेटन केस का ये रूल है। ये सेक्शन 65 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये रूल है। तो प्रिंसिपल जो डिफाइन किया गया था कौन से केस के अंदर या किस एक्ट के अंदर, ये ऑप्शन आंसर हमें प्रोवाइड करना है। तो दो फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे, पहले सेक्शन का नंबर और फिर ये किस प्रिंसिपल को कॉर्पोरेट करता है ये इंस्ट्रक्शन। फ्रेंड, ये है सेक्शन हमारा 61 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो इस सेक्शन के अंदर जो प्रोविजन है वो उसी प्रकार के प्रोविजन है जो क्लेटन केस जजमेंट में ब्रिटिश हिस्ट्री बैंकिंग हिस्ट्री में केस को डिसाइड किया गया था। क्लेटन केस बैंकिंग हिस्ट्री में ब्रिटिश में एक बहुत फेमस केस है जो ऑर्डर ऑफ टाइम के मुताबिक पेमेंट को डिस्चार्ज करने का रूल बनाता है। यानी फर्स्ट अगर क्रेडिट आता है किसी लोन के अंदर तो वो कैसे यूज किया जाएगा, अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती ए के द्वारा या बी उसको यूज नहीं करता तो कैसे क्या माना जाएगा? फर्स्ट क्रेडिट जो भी आएगा वो फर्स्ट डेट को पे करेगा और सेकंड क्रेडिट अगर आता है और फर्स्ट डेट ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा है, फुल पे नहीं हुआ, तो वो भी इसी में जाएगा। यानी ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से डेट डिस्चार्ज होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम वेदर विद और विदाउट कंसिडरेशन shall be affected only by executing instrument in writing signed by the transfer or his duly authorized agent shall be complete and effectual upon execution of such instrument, and thereupon all rights and remedies of the transferor, whether by way of damages or otherwise, shall vest in the transferee, whether such notice of transfer as is hereinafter provided be given or not. These provisions are according to which section of Property Act, and such change is called, such charge is called, it is not change, such charge is called। तो ये सारी कहानी किसी चार्ज के बारे में है। एक तो हमने बताना है ये कौन सा चार्ज है और दूसरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये कौन से सेक्शन के प्रोविजंस हैं। तो पहले हम देख लें, अगर एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर किया जाए वो विद भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन उसको राइटिंग में होना चाहिए और उसके चलते हुए राइट मिल जाएंगे ट्रांसफरी को।
कि उसके पैसे को वो रिकवर कर सकता है। तो ये जो डेफिनेशन है समरी में मैंने जिसको बताया, तो ये किस सेक्शन का डेफिनेशन है और इस चार्ज को हम क्या कहते हैं, जो एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर से रिलेटेड है, तो वो कौन सा चार्ज है। तो ये हमारे दो ऑप्शंस हैं। 120 सेक्शन का नंबर है, असाइनमेंट चार्ज का नंबर है। 130 सेक्शन का नंबर है, असाइनमेंट चार्ज का नाम है। 140 सेक्शन का नंबर है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। 150 सेक्शन का नंबर है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सो विच आंसर इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 42। तो इसके लिए हमारा आंसर बनता है सेक्शन 130। सो सेक्शन 130 में ये प्रोविजन है असाइनमेंट की डेफिनेशन को लेकर के, और ये चार्ज असाइनमेंट है। ए बाइज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज ओन लाइफ विद इंश्योरेंस कंपनी। ए ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया अपने लिए और उसको वो असाइन कर देता है बैंक को फॉर सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट। इफ ए डाइज, bank can receive the amount of policy and to sue on it without. For this, bank shall require concurrence of. So A ने लाइफ पॉलिसी लिया और उसको बैंक को दे दिया, असाइन कर दिया, बैंक ने उसको लोन दे दिया। अगर A की डेथ हो जाए तो बैंक इसका पेमेंट लेगा पॉलिसी का और स्यू करेगा ऑन इट। तो उसमें इनमें से किसकी परमिशन चाहिए होगी, कंकरेंस चाहिए होगी? इंश्योरेंस कंपनी की परमिशन चाहिए होगी पेमेंट लेने के लिए। लीगल हेयर जो है ए के, उनकी परमिशन लेनी होगी। ए ने जिसको नॉमिनेट किया था उसकी परमिशन लेनी होगी, या किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड, जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को असाइन किया जाता है बैंक को, तो उस केस में बैंक को इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी से लेने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बैंक किसी की परमिशन नहीं लेगा और सीधा इंश्योरेंस कंपनी के पास बैंक जाएगा और उससे पेमेंट ऑब्टेन कर लेगा। तो क्वेश्चन था कि किसकी कंकरेंस चाहिए, कंकरेंस किसी की नहीं चाहिए। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को देखें उससे पहले ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ बाई यूजिंग IIBA बुक्स? क्या आप अपना प्रेपरेशन इन बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने ये इशू तो नहीं आ रहे। इशू नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हैं ये बुक्स। इनको रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है और टाइम आपके पास अवेलेबल होता नहीं है। इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है दिए हुए हैं हर चैप्टर के पीछे, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं जिससे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। इसमें केस स्टडीज या तो बिल्कुल नहीं दी, अगर दी गई हैं तो बहुत थोड़ी केस स्टडीज हैं। तो अगर ये इश्यूज आप कन्फ्रंट कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है? फ्रेंड्स, हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन जो हैं आपकी पहली 2 इश्यूज को सॉल्व कर देंगे। इन वीडियो लेसन में हम कॉन्सेप्ट को बहुत आसान करके आपको समझाते हैं जिससे आप उसको क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। क्योंकि क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं इसके लिए आपके टाइम की बहुत सारी सेविंग हो जाती है। हमारा क्वेश्चन बैंक आपको बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, तो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है उससे। और हमारी केस स्टडी विद सॉल्यूशन जो मिलती हैं तो वहाँ पे आप केस स्टडी की प्रैक्टिस प्रॉपर कर सकते हो। तो अगर इतना कुछ अवेलेबल है तो इनको यूज़ हम क्यों नहीं करते? तो इसको यूज़ करने के लिए हम हमारी ऐप का यूज़ कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट के थ्रू इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए वैलिड प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इज सेट टू बी सेटिस्फाइड? अगर हमने प्लेज को वैलिड बताना है तो इनमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए? देयर मस्ट बी बेलमेंट ऑफ गुड्स। Bailment must be by or on behalf of the debtor. Bailment must be for the purpose of providing security for payment of loan or performance of promise. Bailer should indemnify the bailee. तो ये हमारे पास इसके फीचर्स हैं, रिक्वायरमेंट हैं प्लेज की। तो हमने बतानी है इनमें वैलिड रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं।
तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, ये सारे के सारे ही सही हैं। 1 2 3 ओनली करेक्ट हैं, 2 3 4 करेक्ट हैं या 1 3 4 करेक्ट है। तो हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। तो चलिए इन रिक्वायरमेंट को देखते हैं। तो प्लेज के केस में बोरोअर बैंक को डिलीवर करता है गुड्स को, जैसे गोल्ड लोन में गोल्ड को डिलीवर करता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंडीशन को देख लेते हैं। तो देयर मस्ट बी बेलमेंट ऑफ गुड्स, बेलमेंट हम कहते हैं डिलीवरी, तो बोरोअर बैंक को गोल्ड डिलीवर करेगा, ये पहली कंडीशन है। बेलमेंट मस्ट बी बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डेटर, बेलमेंट कौन करेगा, या तो बी करेगा बोरोअर या इसके बिहाफ के ऊपर कोई पर्सन करेगा, ये भी करेक्ट हुआ। बेलमेंट मस्ट बी फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिंग द लोन, तो ये डिलीवर किया गया सोना ये लोन को सिक्योर करने के लिए, तो ये भी करेक्ट हमारा बन गया। बेलर शुड इंडेमनीफाई द बेली, तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, इसलिए इंडेमनिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या बना, सो दिस इज आवर आंसर। फ्रेंड, आज के इस सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, वहीं पे हम आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर देंगे इस ईमेल आईडी के ऊपर। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर करके जाना, लेकिन अगर वो यूज़फुल लगा है तो 1 घंटे तक हमने लेसन को सुना है तो 5 या 7 सेकंड उसको लाइक करने में ज़रूर स्पेंड कर देंगे। तो इस सेशन को ज़रा लाइक कर देंगे इसको क्लोज करने से पहले। आपके लाइक करने का बेनिफिट होता है दूसरे स्टूडेंट्स को, क्योंकि यूट्यूब उन लेसन्स को दूसरे लोगों तक बहुत पहुंचाता है जो ज़्यादा लाइक किए जाते हैं। तो अगर आप लाइक कर देंगे तो और बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी, और आप दूसरे स्टूडेंट की हेल्प इसके लिंक को कॉपी करके शेयर करके भी कर सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन आपने पुश नहीं किया तो फिर आपके पास हमारे कई लेसन्स की जानकारी नहीं मिल रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। तो चलें अब इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।